सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, क्लिनिकल हेड और कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन हेगड़े फर्टिलिटी से। जब किसी इनफर्टिलिटी कपल को आईवीएफ ट्रीटमेंट की सलाह दी जाए तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में ये डर होता है कि कहीं लैब में मिलावट ना हो, यानी कि किसी और महिला के अंडाणु किसी और मर्द के शुक्राणु से मिलकर कहीं किसी और का एम्ब्रियो उनके लिए यूज़ ना किया जाए। आजकल सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में या हम किसी रिश्तेदारों की, किसी फ्रेंड्स की बातें सुनकर अगर ये डर मन में बिठाकर अगर इनफर्टिलिटी कपल जिनको एक्चुअली आईवीएफ से मदद हो सकती है, उनको प्रेगनेंसी आ सकती है, तो ये सब चीज़ें पढ़कर या सुनकर वे आईवीएफ ट्रीटमेंट से डरे तो ये उचित नहीं होगा। और यहाँ लैब में, आईवीएफ लैब में कभी भी किसी तरह की मिलावट ना हो या फिर गलती, ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती ना हो, इस चीज़ का पूरी तरह से विश्वास रखने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। और अगर कोई फर्टिलिटी यूनिट में आरआई विटनेसिंग सिस्टम यूज़ हो रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ हो रहा हो, तो इस तरह की गलती होना या दूसरों के अंडाणु और शुक्राणु की मिलावट होना, इसे हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। और हेगड़े फर्टिलिटी में यह आरआई विटनेसिंग सिस्टम यानी कि आरएफआईडी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ होता है, जिससे कि आप पूरे विश्वास के साथ अपनी आईवीएफ प्रक्रिया से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आरआई विटनेसिंग सिस्टम यानी आरएफआईडी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम आईवीएफ ट्रीटमेंट में किस तरह काम में लाया जाता है, इस वीडियो के जरिए हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो किसी भी इनफर्टिलिटी कपल को, जब कोई इनफर्टिलिटी कपल हेगड़े फर्टिलिटी में आता है पहली बार, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तब उनके जब सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में उनका नाम, एड्रेस, एज, उनके जब सारे डिटेल्स एंटर किए जाते हैं, तो ये सारे डिटेल्स उनका आरआई विटनेसिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन के दौरान उस कपल को ऐसे 2 कार्ड्स दिए जाते हैं। एक कार्ड हस्बैंड के नाम का होता है और दूसरा कार्ड जो है वो वाइफ के नाम का होता है। और इन 2 कार्ड में जो इंफॉर्मेशन या फिर उनका एक जो यूनिक आईडी क्रिएट होता है, वो एक यूनिक आईडी ये दोनों कार्ड को लिंक किया जाता है। तो इस यूनिक आईडी से जब ये 2 कार्ड्स लिंक हो जाते हैं तो आईवीएफ प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रक्रिया जब ऑपरेशन थिएटर में या फिर लैब में चल रही हो, तो इस लिंक कार्ड के जरिए हम ये पूरी विश्वास के साथ कंफर्म कर सकते हैं कि जिस महिला के अंडाणु यूज़ हो रहे हैं उसी महिला के पति के शुक्राणु भी यूज़ हो रहे हो। और आईवीएफ प्रोसेस में दोनों एग्स और स्पर्म्स मिलने के बाद, जो पति पत्नी के गमीट्स को मिलने के बाद भ्रूण तैयार हो रहा हो, वो पूरी विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि उन्हीं का है। तो जब ये कार्ड्स आपको दिए जाएंगे, आपका आईवीएफ के दौरान जो भी प्रोसेस होता है उसमें ये कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं। आईवीएफ प्रोसेस में पहला स्टेप जो होता है, प्रोसीजर्स के दौरान आईवीएफ प्रोसीजर में 3 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में महिला के अंडाणु को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे कि एग कलेक्शन प्रक्रिया कहते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर में होती है। एग कलेक्शन प्रक्रिया के साथ हस्बैंड के शुक्राणु लिए जाते हैं। यह दूसरी स्टेप है जहां इस कार्ड का इस्तेमाल होता है। तीसरी स्टेप जो है, जो लैब में चलती है, तो लैब में जब महिला के अंडाणु को पति के शुक्राणु से मिलाया जाएगा, जिसे कि इक्सी प्रोसेस कहते हैं, इस तीसरी स्टेप में फिर से कार्ड का इस्तेमाल होता है। तो पहली जब स्टेप है जहां एग कलेक्शन होता है, एग कलेक्शन के दौरान ऑपरेशन थिएटर में एक आरएफआईडी स्लॉट होता है, आरएफआईडी रीडर होता है। आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक कनेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है, ये रेडियो वेव्स से इस्तेमाल करके ये कार्ड को रीड करता है। तो ये आरएफआईडी कार्ड रीडर जो होता है, ऑपरेशन थिएटर में महिला का कार्ड रीडर में डाला जाता है।
और जब महिला का प्रोसेस होता है तो जो भी फॉलिक्यूलर फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है वो फॉलिक्यूलर फ्लूइड ट्यूब्स में कलेक्ट होने के बाद इन ट्यूब्स को टैग किया होता है। तो इस तरह के चिप्स होते हैं जिससे कि ट्यूब को टैग किया जाता है और उसी टाइम पे यह कार्ड रीडर में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका जो यूनिक आईडी नंबर है, आपका जो नाम है, आपका एज है, जो कि आपके पति के नाम, एज और यूनिक आईडी से लिंक किया गया है, तो इस कार्ड रीडर में कार्ड डालते साथ ये सारे जो इंफॉर्मेशन है भीतर लैब में सिस्टम पे डिस्प्ले होती है कि इस महिला का इस समय प्रोसीजर चल रहा है। तो आपका फॉलिक्यूलर फ्लूइड कलेक्ट होने के बाद, महिला का जो फॉलिक्यूलर फ्लूइड है वो कलेक्ट होने के बाद जब लैब में ट्रांसफ़र होता है और लैब में जब माइक्रोस्कोप के नीचे यह ट्यूब को इस डिश में डालकर जब देखा जाता है तो ये सारे डिशेस ऑलरेडी इस तरह से टैग किए जाते हैं। तो लैब में जैसी आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई, जो भी आपके लिए ये डिशेस यूज़ होने वाले हैं या ट्यूब्स होने वाले हैं, वो रीडर पे कार्ड के साथ रखते ही इसे टैग किया जाता है। तो जब आपका फ्लूइड लैब में यूज़ होगा वो वो टैग आइडेंटिफाई करेगा कि ये उसी महिला का सैंपल है। तभी जब हस्बैंड अपना स्पर्म सैंपल कलेक्शन के लिए जाते हैं तो स्पर्म सैंपल कंटेनर जो होता है उसे भी कार्ड रीडर के साथ उसको टैग किया जाता है और ये टैग्ड कंटेनर में जब हस्बैंड शुक्राणु का सैंपल लैब में हैंडओवर करते हैं तो इस बात का पूरी तरह से विश्वास होता है कि सैंपल उसी महिला के हस्बैंड का है। अब अगला जो स्टेप है जहाँ पे इन एग्स को स्पर्म से मिलाया जाएगा, तो स्पर्म्स को लैब में प्रोसेस करने के बाद जब स्पर्म सैंपल इस तरह की ट्यूब में रेडी होगा तो ये ट्यूब भी जाहिर सी बात है RFID से टैग होगी। जब लैब में ये दोनों सैंपल को मिलाया जाएगा, यानी कि ICSI प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ये दोनों सैंपल जो लैब का वर्किंग यूनिट है वहाँ पर एक और कार्ड रीडर होता है, तो ये दोनों सैंपल पहले वहाँ पे साथ में रखे जाते हैं और ये दोनों सैंपल मैच होने के बाद एक ग्रीन सिग्नल आता है। उसी के बाद ICSI प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। मान लीजिए ये किसी भी स्टेप फॉलो करने में अगर कार्ड कहीं रीड ना हो तो वो प्रोसेस, उस कपल का वो प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो सेंस नहीं करेगा, उनको वो सिस्टम में, वो प्रोसेस में अगर ब्रेक दिखता है तो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा, हम ICSI से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई और ट्यूब या किसी और का फॉलिक्यूलर फ्लूइड दोनों भी एक साथ रीडर पे अगर रखे जाए और वो दो सैंपल्स अगर मैच ना हो तो सिस्टम में एक रेड अलार्म बजता है और ये अलार्म जब बज जाता है तो सिस्टम आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे किसी भी तरह की गुंजाइश हो कि जहाँ सैंपल मिल ना रहे हो, यानी कार्ड रीडर में ये दो सैंपल्स अगर मैच ना हो रहे हो और अलार्म अगर बच जाए तो ICSI प्रोसेस से आगे बढ़ नहीं सकते, तो वह गलती सुधारने के लिए यहाँ भी एक मौका होता है कि सही ट्यूब को सही डिश से मैच किया जाए, मतलब उसी महिला का फॉलिक्यूलर फ्लूइड उनके पति के सैंपल से मैच किया जाए। तो रीडर पे ये दोनों सैंपल जब साथ में रखे जाते हैं और वह दोनों सैंपल का टैग जब मैच होता है तभी ग्रीन सिग्नल आने के बाद ICSI प्रोसेस से आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हमारा ICSI प्रोसेस हो जाता है, ICSI प्रोसेस के बाद इन डिशेस जो ऑलरेडी टैग्ड होते हैं इनमें ही एम्ब्रियोज को रखकर फिर इनक्यूबेटर में कल्चर किया जाता है। अब ICSI प्रोसेस होने के बाद यहाँ तक गारंटी ये हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ का सैंपल यूज़ हुआ है, तो अगला स्टेप होता है या तो एम्ब्रियो को फ्रीजिंग में रखना या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना। और कुछ कपल्स में
एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज होते हैं उनको फ्रीजिंग करते हैं, तो फ्रीजिंग के दौरान भी हमें ये विश्वास होना चाहिए कि आपके उसी पर्टिकुलर कपल का एम्ब्रियो जो है वो फ्रीज़ हो रहा है। तो फ्रीजिंग के दौरान भी जो ऐसे स्ट्रॉज होते हैं, ऐसे पतले से छोटे से ट्यूब्स होते हैं, इन ट्यूब्स पर एम्ब्रियोज को फ्रीजिंग किया जाता है। ये ट्यूब्स पर एम्ब्रियो फ्रीजिंग हो उससे पहले ही इन ट्यूब्स को आपका जब कार्ड रीडर में डाला जाएगा, आपके डिटेल्स जब सिस्टम में डिस्प्ले हो जाएंगे, तो इन ट्यूब्स को एक बारकोड के तरह आप देख सकते हैं। इस ट्यूब पे यहाँ पे एक बारकोड है, ये बारकोड अटैच किया जाता है। इस बारकोड को हम जैसे ही स्कैन कर देंगे, स्कैन करते साथ आपके सारे डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये ट्यूब को बारकोड से टैग होने के बाद ही इन ट्यूब्स पर एम्ब्रियो को, यानी स्ट्रॉज पर एम्ब्रियो को फ्रीज किया जाता है। तो जब एक बार ये स्ट्रॉज टैग हो गए, एम्ब्रियोज को इस स्ट्रॉ पर फ्रीज कर ले, तो आप ये पूरी तरह से आपके मन में शांति रख सकते हैं और पूरी तरह से विश्वास रख सकते हैं कि यह एम्ब्रियो आपका ही है। अब अगला स्टेप जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रहेगा, मतलब गर्भाशय में एम्ब्रियोज को रखने की जब बात आएगी, उस दौरान भी आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपके ही एम्ब्रियोज रखे जा रहे हैं। तो जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान फिर से कार्ड रीडर में आपका कार्ड डाला जाएगा। आपके डिटेल्स जो है लैब के भीतर सिस्टम में डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी लैब वालों को पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के एम्ब्रियोज हमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो जो आपका स्ट्रॉ फ्रीजिंग में क्रायोटॉप्स में लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोज़न होता है, वो स्ट्रॉज को जब लिक्विड नाइट्रोजन से निकालते हैं तो सबसे पहले आपका बारकोड लैब के भीतर स्कैनर में देखा जाता है। तो ये बारकोड जब स्कैनर में देखा जाता है, जब आप दोनों के डिटेल्स मैच होते हैं, तो ये एम्ब्रियोज यूज़ करने के लिए रेडी होते हैं। तो एक बार ये पता चल जाए ये स्ट्रॉ आपका है, तो एम्ब्रियोज को थॉ किया जाएगा और फिर ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाएगा। तो हेगड़े फर्टिलिटी में जब आप आपका IVF ट्रीटमेंट कराएंगे, जहां इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम यानी कि RFID सिस्टम आपकी IVF प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको एक और बात यहां बताना ज़रूरी है कि जैसे आप दिमाग की शांति से और पूरे विश्वास के साथ अपनी IVF ट्रीटमेंट से आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे ही हम भी यही चाहते हैं कि लैब में किसी भी तरह की मिलावट की कोई गुंजाइश ना रहे, और इसीलिए हम यहाँ पे किसी को अफोर्डिंग हो ना हो, चाहे जो भी हो, RFID सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। इन जो टैग्स है या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम, ये कार्ड्स अलॉट करना, बारकोड जनरेट करना, ये सब प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपके लिए किया जाता है, और इसके लिए हम आपसे कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लेते। तो आप पूरे विश्वास के साथ, मन की शांति से, दिमाग की शांति से आपके IVF प्रोसेस से आगे बढ़ सकते हैं और खुशखबरी लेकर घर जा सकते हैं।